हाँ जी दोस्तों, तो अभी तक आपने संधि को अच्छे से कर लिया होगा और अब हम बढ़ते हैं समास की तरफ। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समास के बारे में। तो देखो, जो हमारा समास है उसको हम पूरा ये एक पेज और इस 2 पेज के अंदर समास को पूरा कर लेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग की तरफ। ठीक है ना। तो समास को फटाफट फटाफट 10 से 20 मिनट में आराम से कर लेंगे। बस आप आराम से इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने संधि वाला पार्ट देखा नहीं तो पहले संधि वाला देख लो और उसके बाद वैसे अलग देखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन संधि को भी देख लो, इसको भी देख लो, है ना, सब देख लो साथ में, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समास होता क्या है ना। तो देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। अब समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, ठीक है ना। तो पूर्व मतलब क्या होता है, पहले वाला, उत्तर मतलब होता है बाद वाला, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब देखो, यथा यहाँ पे यथा है वो पूर्व पद है और शक्ति है वो उत्तर पद है। जेब कतरा, तो जेब क्या है, पूर्व पद, और कतरा मतलब क्या है, उत्तर पद, ठीक है। पीता अंबर यानी पीत अंबर, तो पीत क्या है, पूर्व पद, और अंबर क्या है, उत्तर पद है। इस तरह से इसको बोलते हैं समास, ठीक है। तो यहाँ पे यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। जेब कतरे का मतलब क्या होता है, जेब को कतरने वाला। पीताम्बर मतलब होता है पीत है जो अंबर, और त्रिकाल का मतलब होता है 3 कालों का समूह। अब बात करें समास की, तो समास होते हैं टोटल 6 प्रकार के। कौन कौन सा है, पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व, छठा है बहुव्रीहि। ठीक है। अब बात करें देखो, तो सबसे बड़ा जो है वो है तत्पुरुष समास और उससे छोटा है वो है द्वंद्व समास। और बाकी ये तो छोटे मोटे दो दो लाइन के हैं सिर्फ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, बस ये मेन चीज़ है। बाकी इसके अलावा तो ये तो शॉर्ट ही है ना। चलो, तो पहले बात करते हैं अवयवी भाव की, ठीक है ना। अब देखो, अवयवी भाव में क्या होता है, पूर्व पद जो है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें एक पद जो क्या होता है, अवयव होता है, और शब्दों की पुनरावृत्ति भी यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो, डरना मत, 3 पॉइंट देखे ना मैं आपको, जब वापस अब 2 मिनट बाद वापस आऊँगा, ठीक है ना। जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वापस आऊँगा, टेंशन मत लो ना। तो ध्यान रखो कि अवयवी भाव में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। यानी पूर्व पद का प्रधान का मतलब होता है कि जो पूर्व पद है, सारा जो कंटेंट है वो पूर्व पद के अंदर है। यानी जो सारा का सारा जो मतलब है ना, जैसे कि भाई मान लो कि आपकी पूरी क्लास है, लेकिन क्लास के अंदर अपने को पता है कि भाई होशियार लोग तो बहुत कम होते हैं ना, तो वो क्या प्रधान होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्या है यहाँ पे, जैसे देखो यथा, तो यहाँ पे यथा मैन आ गया। जैसे आप देखो, यथाशक्ति का मतलब क्या है, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, शक्ति है, ठीक है ना। ओके, फिर आभरण, आभरण में क्या है, भरण तक। तो देखो, भरण और तक, तक तो क्या उत्तर पर, तो क्या ये तो नॉर्मल, लेकिन भरण मेन चीज़ है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। जैसे आभरण, फिर आजन्म, आजन्म क्या होता है, जन्म तक। आजानु बाहु मतलब क्या होता है, जानू से बाहु तक। आजानु मतलब क्या होता है, जानू तक, ठीक है ना। फिर 19 का मतलब क्या होता है, 20 में एक कम। अगर 20 में एक कम है तो उसे क्या बोलेंगे, 19। फिर एक होता है अपना हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ में, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाथों हाथ। और दिनों दिन, इसे क्या बोलते हैं, दिनों दिनों ही दिन में, ठीक है। तो ये अपने हो गए सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ये अगर समझ में नहीं आया हो कोई टेंशन नहीं है, आगे वाले समझ में आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है ना। आगे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पहचान वैसे भी थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। आगे वाला देखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, हमने पहले में क्या देखा, पहले अभी हमने देखा कि भाई कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद क्या है, प्रधान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान। कहाँ पे, अविभाव में। लेकिन सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड में इसका उल्टा है। तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। उत्तर को दूसरा पद बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर पद क्या होता है, प्रधान। और अविभाव के अंदर क्या था, प्रथम पद जो था वो क्या था, प्रथम या पूर्व पद क्या था, प्रधान था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप समास वगैरह करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, विभक्ति चिन्ह आएगा, ठीक है ना। क्या होता है बताएंगे, टेंशन मत लो, है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो कर्ता व संबोधक कारक को छोड़कर शेष तत्पुरुष के वेद हैं। देखो, जैसे कि मेरे को काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है वो 10th में हिंदी पढ़ी थी, और उसके बाद अभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की उस टाइम हिंदी पढ़ी, ठीक है ना। तो मेरे को 4 से 5 साल गैप पड़ गया था बीच में ना हिंदी पढ़े हुए, जब मैं 10th में लास्ट टाइम पढ़ी, उसके बाद कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ी। फिर भी मेरे को कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है। तो ये सब मेरे को 5 साल बाद भी वो चीज़ें याद थी। क्यों, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो अपन भूलते नहीं हैं। तो आपने ये ना कभी रटा ही होगा कि भाई कर्ता ने, तो देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्ता और संबोधक नहीं है। तो कर्ता और संबोधक जो इसमें थे ना, उनको निकाल के बाकी सारे हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या है, तत्पुरुष समास के पेद है। तो इसमें तत्पुरुष समास जो है वो कितने भाग में बांटा गया है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ठीक है।
अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो कर्ता ने, तो कर्ता ने तो वाला है नहीं यहाँ पे ना, कर्ता ने, फिर कर्म को, करण से को के द्वारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है। तो ये सारे इसके भेद हो जाएंगे। कितने भाई है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हमारे पहले की तरफ। तो पहला हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष समास। अब देखो कर्म में क्या होता है, अपन ने क्या बोला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, ठीक है। तो क्या है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या देखो, पहला है ग्रामगत। तो ग्रामगत का मतलब क्या होता है, ग्राम को गत। तो जहाँ पे बीच में को आ रहा है वहाँ पे कौन सा होगा, कर्म समास होगा, ठीक है ना। फिर दिल तोड़ मतलब क्या होता है, दिल को तोड़ने वाला, ठीक है। कंठ फोड़ मतलब क्या होता है, कांठ को फोड़ने वाला। जेब कतरा क्या होता है, जेब को कतरने वाला। तो देखो आप देख रहे हो इन चारों के अंदर को आ रहा है ना, जहाँ पे को आएगा वहाँ पे कौन सा होगा, कर्म समास होगा, ठीक है। फिर करण, करण में क्या आता है, करण के अंदर आता है से या के द्वारा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आएगा, आता है से या आएगा के द्वारा। जैसे है कबीर कृत, तो आइए यहाँ पे से है यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी कबीर के द्वारा कृत है, कौन, इसको काटो इसको कर लो एक बार, है ना, दोनों सेम ही है। तुलसी कृत का मतलब क्या होता है, तुलसी के द्वारा कृत, क्या है भाई, तुलसी के द्वारा। सॉरी यार मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग ऐसी आ गई है ना, और थोड़ा ब्लर भी दिख रहा होगा आपको, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लो, है ना। जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द्वारा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा वेटा, ठीक है, कृत, ठीक है ना। तो तुलसी कृत, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के द्वारा कृत, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज़ यार, मेरे लिए ना, भाई हो ना मैं आपका। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलसी कृत क्या होता है, तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा मतलब क्या होता है, करण, ठीक है। और अश्रुपूरित मतलब क्या होता है, अश्रु से पूरित। तो यहाँ पे क्या गया, से, तो से या के द्वारा वहाँ पे क्या होगा, करण पुरुष होगा, ठीक है ना, करण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। फिर बात करें संप्रदान, तो क्या बढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो अगर के लिए आता है वहाँ पे क्या होगा, समृद्ध। जैसे हवन सामग्री का मतलब क्या होता है, हवन के लिए सामग्री, सामग्री, ठीक है। रसोई घर मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, ठीक है। यज्ञशाला मतलब क्या होता है, यज्ञ के लिए शाला। बलि वेद का मतलब क्या होता है, वेद के लिए बलि। बलि पशु का मतलब क्या होता है, बलि के लिए पशु। तो ये सारे जहाँ पे के लिए वहाँ पे क्या क्या जाएगा अपना, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर बात करते हैं अपादान की, बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा हलवा है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है ना। हिंदी तो एक ही वीडियो के अंदर अपन पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। संधि को कवर कर लिया है, अब बात करेंगे अपन अपने उपसर्ग की, सॉरी समास की, फिर बात करेंगे उपसर्ग, फिर तत्पुरुष, और ये अपना हिंदी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म। और आपके पटवारी के 11 क्वेश्चन, 11 तो मतलब विलोम शब्द वगैरह तो आपको कवर करने हैं आपको, है ना, विलोम शब्द पर्यायवाची वो आपको कवर करने पड़ेंगे, और मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे कवर करवाने का, ठीक है ना। चलो भाई, और बाकी आपका बहुत इच्छा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ इससे बाहर व्याकरण तो आपके नहीं आने वाली, ये तो पक्की लिख के ले लो मेरे से, है ना, ठीक है। और इसमें लगभग मैंने एग्जाम्पल करे होंगे 100+, ठीक है ना। प्रत्येक के अंदर आपको 10 मतलब 5 से 10 एग्जाम्पल दिखेंगे आपको, और ऐसे मैंने बहुत सारे करे, इसलिए आप एग्जाम्पल का टेंशन मत लो। आप अगर इस वीडियो को देखो तो 50 से 100 एग्जाम्पल आपके तो ऐसे ही हो जाएंगे देखते देखते, ठीक है ना। फिर क्या है अपादान, अपादान में क्या देखो, अपादान में होता है से पृथक। देखो से पृथक का मतलब क्या होता है, एक तो होता है से, जैसे अलग करने वाला से है ना, तो ये कौन सा है, अलग करने वाला से है, ठीक है। जैसे पद मुक्त का मतलब क्या होता है, पद से मुक्ति। पद च्युत मतलब क्या होता है, पद से च्युत। फिर पद भ्रष्ट मतलब क्या होता है, पद से मुक्त। सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया ना, पद से भ्रष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पद से भ्रष्ट। फिर सेवा निवृत्त का मतलब क्या होता है, सेवा से निवृत्त। पद भ्रष्ट मतलब क्या होता है, पद से भ्रष्ट। अच्छा ये वाला आई थिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है। और चलो कोई नहीं, एडजस्ट करना दो, ठीक है। फिर देश निकाल मतलब क्या होता है, देश से निकाला। तो यहाँ पे जहाँ पे भी से दिख रहा है वहाँ पे क्या देगा, अपादान आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। फिर संबंध, अब संबंध में क्या है, का के की, ठीक है। जैसे राजदूत का मतलब क्या होता है, राजा का दूत। तो यहाँ पे क्या का, ठीक है। फिर राजपुत्र मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। फिर राजमाता का मतलब क्या होता है, राजा की माता। फिर राजपाल का मतलब क्या होता है, राजा का पाल, ठीक है ना, सॉरी राज्य का पाल, ठीक है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का पाल। फिर बात करते हैं अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है, मैं या पर। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का मतलब क्या है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पे क्या गया, रेल के ऊपर चलने वाली गाड़ी। रसगुल्ला मतलब क्या होता है, रस में गुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, मैं, ठीक है। हवाई जहाज मतलब क्या होता है, हवा में चलने वाला
जहाज। तो यहाँ पे क्या आ गया मैं, यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे आ गया पर, तो ये क्या आ गया अधिकरण समास आ गया। इस तरह से अपना जो फर्स्ट समास जो है वो अव्ययीभाव हो गया पूरा, और सेकंड जो है वो तत्पुरुष पूरा हो गया है। यानी हमने सक्सेसफुली 10 मिनट के अंदर जो हमारा एक पेज है वो कर लिया है, और अब पढ़ेंगे सेकंड पेज की तरफ। और देखो यहाँ पे अपना समास जो है वो बहुव्रीहि के साथ पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अब तत्पुरुष के। अब अच्छा चलो ये तो अपन देख लिए ये वाले है ना कि भाई तत्पुरुष के ये कितने 6 भेद तो ये थे, लेकिन इनके अलावा भी 4 और है। ठीक है ना, तो तत्पुरुष के 4 अन्य भेद भी हैं। कौन कौन से? एक है नर्ण समास, नर पुरुष, जिसका देखो नर्ण का मतलब होता है नहीं। कहाँ पे कहीं पे अगर आपको नहीं का भाव बताना है तो वहाँ पे क्या कहते हैं न, नर्ण पुरुष आता है। ठीक है ना। फिर लुप्त पद तत्पुरुष, यहाँ पे क्या होता है मुख्य पद से पद मुक्त लुप्त होता है। ठीक है ना। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना मत, आपको समझ में कम आएगा, इसलिए इसको स्किप भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्किप नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है देखो, बाकी 10 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन देख लो एक बार, कहीं घुस गया तो यार काम ही आएगा, है ना। फिर उपपद तत्पुरुष, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रत्यय के अनुसार विग्रह हो। ठीक है, और अलूक तत्पुरुष, यहाँ पे क्या होगा जो अपना मूल पद है, तो मूल पद में ही कारक जो है कारक की विभक्ति हो गया है लुप्त हो। ठीक है, आगे समझते हैं। और देखो तो नर्ण तत्पुरुष के अंदर क्या होता है नहीं का भाव होता है। ठीक है, जैसे कि न, ना, अन, अ, नी, जैसे देखो अनाथ। ठीक है, जिसका ना नाथ। ठीक है, अकाल। ठीक है, फिर लावारिस, बेवफा, ये सारी क्या है नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा नर्ण तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष। ठीक है ना, यहाँ पे देखो रेलगाड़ी, तो यहाँ पे क्या है रेल पर चलने वाली गाड़ी, पवन चक्की और दही वड़ा। ठीक है, फिर बात करते हैं उपपद तत्पुरुष, यहाँ पे क्या है प्रत्यय के अनुसार अपने जो है शब्द का विग्रह होगा। ठीक है, जैसे देखो प्रत्यय के अनुसार शब्द का विग्रह, प्रत्यय क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, देखो आराम से देख लो, है ना। चर्मकार, चर्मकार, देखो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पे प्रत्यय है कार, कौन सा है भाई कार, कार का मतलब होता है करने वाला, तो चरम का काम करने वाला। ठीक है, स्वर्णकार क्या होता है स्वर्ण का काम करने वाला, तो कहीं भी आपको ऐसे दिख दीजिए ना चर्मकार, स्वर्णकार, तो वहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका उपपद तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करें विशेषज्ञ, तो क्या होता है विशेष काम करने वाला। चिकित्सक क्या आ जाएगा चिकित्सा का काम करने वाला। लाइन का मतलब है कि भाई ये सेम का सेम का काम करने वाला, सेम का सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अलूक तत्पुरुष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सामासिक पद में ही कारक विभक्तियाँ जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे देखो मृत्युंजय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मृत्यु को जीतने वाला। भयंकर क्या होता है भय को करने वाला। लाभांकर क्या होता है लाभ को करने वाला। धनंजय क्या होता है धन को जीतने वाला। शुभंकर क्या होता है शुभ को करने वाला। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो तत्पुरुष है वो पूरा हो गया। अब बात करते हैं दिगु की। ठीक है ना, तो अगर आप बात करते हो दिगु समास की, एक मिनट कुछ रह गया शायद, है ना, हाँ भाई रह गया। थर्ड कौन सा है अपना कर्मधारय समास। देखो भाई पहला कर दिया कौन सा अपन ने, पहला कर लिया हमने अव्ययी भाव, सेकंड कर दिया तत्पुरुष। इसके अंदर पहले अपन ने 6 भेद देखे। ठीक है, कर्ता का करण संप्रदान अपादान, ठीक है, संबंध अधिकरण देखा ना भाई, देखा भाई कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, और अधिकरण में पर ऊपर। उसके बाद अपन ने देखे और 4 देखो नर्ण, लुप्तपद और उपपद और अलुक। ठीक है, अब सेकंड तत्पुरुष हो गया पूरा। अब पढ़ते हैं थर्ड समास के बारे में, जो है अपना कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास के अंदर क्या है भाई, सिंपल सी बात, बहुत इजी है इसकी, है ना। अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, फर्स्ट वाले के अंदर प्रथम पद जो था वो क्या था प्रधान था। सेकंड वाले के अंदर क्या था जो उत्तर पद है वो प्रधान था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों पद जो है वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद क्या है विशेषण है, और दूसरा पद क्या है विशेष्य है। और पहले पद को विशेषण है तो इसको उपमान भी बोलते हैं, और सेकंड जो है वो अपना जो उत्तर पद है उसे क्या बोलते हैं अपन उपमेय बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बात करें नीलाकाश। ठीक है, तो नीला आकाश का मतलब क्या होता है नीला है जो आकाश। तो देखो यहाँ पे दोनों शब्द का जो अपना अपना मतलब है। जैसे देखो यहाँ पे 2 वर्ड कौन से हैं, देखो नीला और आकाश, तो नीला और आकाश। ठीक है, फिर श्वेत और अंबर, तो देखो है ना यहाँ पे श्वेत क्या है विशेषण है और अंबर क्या है इसका विशेष्य है। ठीक है ना, फिर महान आत्मा। ठीक है, तो महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे महान क्या हो गया आपका विशेषण, और आत्मा क्या होगी विशेष्य। देखो भाई ये आकाश की विशेषता क्या होती है कि आकाश नीला है। अंबर की विशेषता क्या होती है क्या है श्वेत है। ठीक है, अंबर मतलब कलर, कोई किसी कलर। ठीक है ना, आत्मा की विशेषता क्या है ये क्या है महान है। ठीक है, मुख की विशेषता क्या है भाई कि ये चंद्रमा के समान है। ठीक है, मुख की विशेषता यहाँ पे क्या है सूर्य के समान है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसको बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं इसको सॉरी इसको बोलते हैं विशेष्य, क्या बोलते हैं इसको जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही है उसको बोलते हैं विशेषण, क्या बोलते हैं उसको विशेषण, उसको बोलते हैं उपमान भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा, नीला, श्वेत, महान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, ठीक है, ये सारे क्या है, विशेषण है, ठीक है। और जहाँ जबकि आकाश, अंबर, आत्मा, मुख, मुख, ये सारे क्या है, विशेष्य हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नीलाकाश, श्वेतांबर, फिर महात्मा, चंद्रमुखी और चंद्रमुख और सूर्यमुख, ये सारे क्या है, कर्मधारय समास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई कि श्वेतांबर के अंदर कौन सा समास है, तो कौन सा है, कर्मधारय समास है। ये पूछेगा नहीं कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ये तो पता, सबको पता है, ठीक है ना, बस वही है। और पूछ लेगा भाई कि भाई ऐसा कौन सा समास है जहाँ पे पूर्व पद होता है विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष्य, तो कौन सा है अपना, कर्मधारय समास, ठीक है, तीसरा वाला, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं दिगु। देखो दिगु कितना छोटा है, इतना छोटा ही ये दिगु, बस हो गया पूरा, है ना। देखो दिगु के अंदर क्या होता है, प्रथम पद होता है संख्यावाचक, ठीक है ना, यानी ये, और पूरा पद जो है वो संख्या के समूह या योग का वर्णन करता है। देखो सिंपल सा, अगर कोई वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है और उस वर्ड से कहीं ना कहीं नंबर की जानकारी हो रही है, जैसे कि भाई त्रिनेत्र आ गया, त्रिनेत्र, नेत्र का मतलब क्या होता है, तीन नेत्रों का समूह। तो कहीं पे ऐसा हो ना कि भाई तीन नेत्रों का समूह, जैसे हमारा आ गया त्रिशूल, तीन शूलों का समूह, ठीक है। नवरात्रि, नवरात्रि में क्या है, नवरात्र होते हैं, तो ये सारे क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। यानी जहाँ पे भी आपको संख्या दिखती हो ना, जहाँ पे भी आपको शब्द के अंदर संख्या दिखती है, जैसे देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ आपको 10 दिख रहा है ना, तो जहाँ पे भी आपको संख्या दिख रही हो वहाँ पे कौन सा होगा, द्विगु, कौन सा होगा, द्विगु, ठीक है। तो आपको याद रखना द्विगु, ठीक है ना। तो तीन नेत्र क्या होता है, तीन नेत्रों का समूह। चौराहे क्या होता है, चार राहों का समूह है। नवरत्न क्या होता है, नवरत्नों का समूह। 10 क्या होता है, 10 समूह, ठीक है ना। फिर बात करें द्वंद्व की, इसको भी याद करना बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो द और द दोनों सेम ही आ रहा है इसके अंदर, आपको दिख रहा है द्व द्व, ठीक है। तो द्वंद्व, ठीक है। तो देखो द्वंद्व, तो देखो यहाँ पे दोनों दो बराबर है ना, तो क्या बोलेंगे, उत्तर पुरुष और पूर्ण, जो अपना पूर्व पद है वो और उत्तर पद है दोनों क्या है, समान है। तो देखो यहाँ पे दो पद प्रदान होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रदान होते हैं, ठीक है। समझ के बात को। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रदान होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, द्वंद्व समास। आपको अगर पूछ ले कि भाई सिर्फ जो पूर्व पद जो है वो प्रदान किस में होता है, तो वो क्या होता है आपका, अवयवी भाव, क्या होता है, अवयवी भाव, ठीक है। आपको पूछ ले जो उत्तम पद है वो प्रधान का होता है, तो वो क्या होता है आपका ततः पुरुष के अंदर। और दोनों बराबर कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके द्वंद्व में। याद कैसे, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे डबल द है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। अब बात करें कि ये जो विशेषण और विशेष्य का किसके अंदर होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं, अपने कर्मधारय के अंदर। कहाँ होते हैं भाई, कर्मधारय के अंदर क्या होते हैं, ये होता है विशेषण और ये होता है विशेष्य, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और द्विगु तो आपको याद हो ही गया, संख्या की बात करने वहाँ पे है ना, जहाँ पे संख्या की बात होगी वहाँ पे क्या होगा, द्विगु घाट, द्विगु समास होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात कर, देखो यहाँ पे दो पद प्रधान हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, योजक चिन्ह। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा समास है जिसके अंदर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप कौन सा है, वो कौन सा है अपना द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो योजक का मतलब क्या होता है, ये वाला चिन्ह है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, योजक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो है ना, नीचे आएगा ना माता पिता, ये क्या योजक चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विग्रह करने पर देखो, अब जब इसका आप विग्रह करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और या फिर यह आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो, अच्छा यहाँ पे भी द्वंद्व समास के भी 3 भेद है ना, द्वंद्व समास के कितने भेद है, 3 भेद है ना। पहला है इतरेतर, दूसरा है समाहार, तीसरा है वैकल्पिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इतरेतर को अगर आप विग्रह करोगे तो वहाँ पे कौन सा आएगा, बीच में और आएगा। समाहार को विग्रह करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, पीछे आदि आ जाएगा। और वैकल्पिक को अगर विग्रह करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, या अथवा आ जाएगा, ठीक है ना। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है कि भाई विकल्प, ठीक है ना, यानी आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में क्या होता है, या तो आर या फिर पार, ठीक है, ऐसे या तो लाभ या फिर हानि, ऐसे इस तरह से है ना। तो देखो इतरेतर के अंदर क्या है, और लगाएंगे, जैसे देखो माता पिता, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। भाई बहन क्या हो जाएगा, भाई और बहन। दाल चावल क्या हो जाएगा, दाल और चावल। 12 क्या हो जाएगा, 10 और 2। 35 क्या हो जाएगा, 30 और 5, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें समाहार द्वंद्व समास की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, आदि, आपको पता है आदि कब लगाते हैं, जब मान लो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मान लो कि भाई राम श्याम घनश्याम आदि, ठीक है ना। तो पीछे कब लगाते हैं, जब ज़्यादा आपके पास चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है ना। जैसे आपका क्या जलवायु, तो क्या बोलेंगे, जल वायु आदि। फिर बोले रोटी कपड़ा मकान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान आदि। मैंने क्या है, जगह का मैं तो लिखा नहीं, ठीक है, बाकी लिखना हुआ है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोटी कपड़ा मकान आदि, ठीक है। फिर तन मन धन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तन मन धन आदि, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, दाल बाटी चूरमा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दाल बाटी चूरमा। तो जब मैं अपने टाइम लेक्चर देख रहा था तो यहाँ पे एक सर थे, वो बोलते थे कि दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सुरमा,
ठीक है, ऐसा कुछ था। चलो भाई, हाँ। अब देखो तीसरा कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखो वैकल्पिक का मतलब ही क्या है कि आपके पास विकल्प है, या तो आप चूज करो लाभ या फिर करो हानि, या तो करो ताप या करो अताप, या करो लाभ या करो अलाभ, या करो शीत या करो उष्ण, या करो आस या करो पास, या तो करो आस या फिर पास, या फिर अंदर या फिर बाहर। इसको बोलते हैं वैकल्पिक, ठीक है ना। तो याद रखना, लाभ या हानि, लाभ हानि, ताप अताप, लाभालाभ, शीतोष्ण, ठीक है, यानी शीत और उष्ण, ठीक है, आस पास और अंदर बाहर, ठीक है। और इस तरह से हमारा पांचवा भी पूरा हो जा रहा है, द्वंद्व हो गया पूरा। और लास्ट टाइम फाइनल बचा है वो है बहुव्रीहि समाज। समास बहुत ही नन्ना सा प्यारा सा है। देखो इस ये सबसे डिफरेंट है कैसे, यहाँ पे पहला और दूसरा पद जो मिलकर है वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि मान लो आपको बोला गया नीलकंठ, तो इसका मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोला नीला है कंठ जिसका, तो आपके दिमाग में तीसरा वर्ड क्या आ रहा है भाई, एक तो वर्ड आपका आ गया नील, एक आ गया कंठ। लेकिन जब मैंने इन दोनों को साथ में मिला के बोला तो आपके आपके दिमाग में क्या वर्ड आया, आप बोलोगे सर महादेव जी, उनका वर्ड क्या है, उनका कंठ क्या नीला है। तो बस वही बात है। तो जब आपको पहले और दूसरे पद को मिलाकर तीसरे पद का संकेत मिलता हो कि भाई अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो क्या, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे इसको याद कर सकते, देखो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि भाई पहला और दूसरा मिलकर क्या बनाएगा, तीसरे को जन्म देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इससे जो ऊपर वाले उनके अंदर अपन ने दो की बात की सिर्फ, एक तो अपना पूर्व पद और एक बात की उत्तर पद की। लेकिन यहाँ पे उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा भी तीसरा पद आ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना बहुव्रीहि समास। तो नीलकंठ मतलब क्या होता है, नीला है कंठ जिसका, इसे क्या बोलेंगे अपन, महादेव, ठीक है। फिर अवदेश क्या होता है, तो अवध के ईश। अवध के ईश का मतलब क्या होता है कि भाई अवध, अवध क्या है, आप जानते हो ना अवध क्या है, राम जी की नगरी है। तो अवध के ईश कौन है, तो अवध के ईश हम लोग को पता कौन है, श्री राम जी है, ठीक है ना। तो अवध ईश बोलते ही आपके दिमाग में तीसरा वर्ड क्या आ रहा है, सीधा अवध बोला, ईश बोला, तो दो दो वर्ड बोल दिया आपने। तीसरा वर्ड कौन सा आ रहा है, इसको देख के आपको आ जाएगा श्री राम। फिर आ जाएगा मुरलीधर। अब आपको पता गया मुरली पूर्व पद, धर उत्तम पद, ठीक है। अब इन दोनों को देख के आपको कौन सा वर्ड याद आ रहा है, आपको पता है कि भाई मुरलीधर कौन है, अपने श्री कृष्ण है, तो बस वो याद आ गए। इस तरह से गाइज आपका जो है वो समास भी पूरा होने जा रहा है। एक बार छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन सिर्फ कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देखो समास में हमने पहले पढ़ा डेफिनेशन क्या है इसकी, तो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अब समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। थोड़ा फास्ट चलूंगा इसलिए थोड़ा अपने कानों को तेज रखना, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे 6 प्रकार का होता है ये, ठीक है। पहला कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ठीक है। पहले बात करें अव्ययी भाव की, तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रदान होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ये सारे देख लेना, ठीक है। फिर बात करें, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, फील नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना, इसे ज़्यादा वो दिमाग पर लगाना इसमें। सेकंड कौन सा है, तत्पुरुष है। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष प्रधान होता है, ठीक है। देखो याद रखो, पहले में कौन सा है, अव्ययी भाव पूर्व पूर्व पद प्रधान है, और यहाँ पे क्या तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान है। याद करते देखो, यहाँ पे उत्तर में तर है ना, तो याद रखना तत्पुरुष के अंदर क्या होगा, उत्तर प्रधान होगा, ठीक है ना, बस। और यहाँ पे समास वगैरह करने पे क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह भी आ सकता है, देखो। और यहाँ पे इसके भेद कौन से, देखो ये इसके 6 भेद है, कौन से है भाई, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसमें कौन सा है, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर ऊपर, ठीक है। ये हो गया पूरा। उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने कि भाई कर्म तत्पुरुष पढ़ा, इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं ना। करण, करण में क्या होता है, जहाँ पे भी आपको के या सॉरी के द्वारा मिल जाए या फिर से मिल जाए, वहाँ पे क्या होगा, करण होगा, ठीक है ना। फिर जहाँ पे भी आपको के लिए मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, के लिए मिल जाए, वहाँ पे कौन सा होगा, संप्रदान समास होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको से मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए आपको, से, वहाँ पे क्या होगा, अपादान होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको का के की मिल जाए, तो वहाँ पे कौन सा होगा, संबंध समास होगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मैं पर मिल जाए, तो वहाँ पे आप कौन सा होगा, आपका अधिकरण समास होगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको अच्छा, तो ये अपने 6 देख लिए, और 6 के अलावा 4 और भेद है तत्पुरुष के, ठीक है। तो कौन से हैं वो, नण, लुप्त, उपपद और अलूक। ये आपको याद नहीं हो तो चलेगा, टेंशन नहीं ज़्यादा है ना, तो ये आराम से इनको भी देख लेना, ठीक है। फिर अपने क्या पढ़ा, तीसरा वाला कौन सा पढ़ा, तो पहला हो गया अपना कौन सा, अव्ययी भाव, दूसरा हो गया अपना तत्पुरुष, ठीक है। तो पहले के अंदर क्या था अपना, पहले के जो हमारा अव्ययी भाव था उसके अंदर क्या था, प्रथम पद या फिर पूर्व पद प्रधान था, ठीक है। और हमारा जो कौन सा था तत्पुरुष, उसके अंदर क्या था, उत्तर पद जो था वो प्रधान था, ठीक है। लेकिन कर्मधारय के अंदर क्या है, प्रथम पद होता है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। जैसे नीला आकाश, ठीक है, बता दिया आपको। तो इसमें क्या है, नीला और आकाश, ठीक है ना। तो नीला क्या है, नीला जो है वो
इसका विशेषण है और आकाश क्या है यहाँ पे विशेष्य है, ठीक है। वैसे यहाँ पे श्वेत, अंबर, महान, आत्मा, चंद्रमा, मुख और सूर्य के समान मुख, ठीक है। तो कर्मधारय पूरा। फिर मैंने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु में क्या पढ़ा अपन ने? द्विगु में अपन ने देखा कि भाई जहाँ पे भी अगर किसी शब्द के अंदर संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे होगा द्विगु समास, ठीक है ना। जैसे मैंने देखा त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र, चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राह, नवरत्न मतलब क्या होता है? 9 रत्न, ठीक है। 10 मतलब क्या होता है? 10 का समूह, ठीक है। फिर बात की द्वंद्व समास के बारे में। देखो द्वंद्व का मतलब क्या होता है? ट्विंस। क्या होता है? ट्विंस, यानी जहाँ पे दो पद क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, ठीक है ना। तो याद रखें पहला पद जो पूर्व पद है वो पदंग का होता है, अव्ययभाव में होता है, ठीक है। उत्तर पद पदंग का होता है, तत्पुरुष के अंदर होता है। लेकिन दोनों पद पदंग का होता है, द्वंद्व के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि भाई दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो द्वंद्व समास के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें हम दो जो पद है प्रधान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? योजक चिन्ह भी आता है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे का क्या होता है? विलोम शब्द होते हैं, ठीक है ना। विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है। अब बात करें इसके 3 भेद हैं, तो द्वंद्व के कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन से हैं? इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। इतरेतर में क्या होता है? सिंपल माता पिता, भाई बहन, दाल चावल, ये सारे का आता है इतरेतर के अंदर आता है। यहाँ पे बीच में क्या आता है? और आता है। लेकिन बात करें अब समाहार की, तो समाहार के बीच में क्या आता है? आदि आता है। क्या आता है? जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि, तन मन धन तो तन मन धन आदि, दाल बाटी चूरमा आदि, ठीक है। तो आगे समाहार, ठीक है। समाहार का देखो, समाहार का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा करना है ना। तो इकट्ठा करने के लिए अपन क्या लगाते हैं? आदि लगाते हैं। तो याद रखना समाहार मतलब क्या है? इकट्ठा करना। और इसका मतलब क्या होता है? या इसके लिए क्या लगाएंगे अपन? आदि लगाएंगे, ठीक है, पीछे। फिर बात करें अपन वैकल्पिक द्वंद्व समास। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है? लाभ हानि। तो यहाँ पे क्या है? लाभ या हानि, ठीक है। तो वैकल्पिक मतलब क्या? अपने पास विकल्प है तो याद रखना या अथवा आएगा। जहाँ पे आपको विकल्प होता है वहाँ पे क्या आता है? या आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बात करें लास्ट कौन सा था अपना? बहुव्रीहि समास था। इसमें क्या था? अपन को पता है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको पहला प्रथम पूर्व पद और उत्तर पद को देख के तीसरा पद का संकेत मिलता हो वहाँ पे कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। जैसे नीलकंठ, यानी जिसका कंठ नीला हो उसे क्या बोलते हैं अपन? महादेव जी बोलते हैं। फिर अवध के ईश कौन है? तो अवध की ईश कौन है? श्री राम जी है। और मूल्य को धारण करने वाले कौन है? तो मूल्यधर कौन है? अपने श्री कृष्ण है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो अगले पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अपन उपसर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार देख लो भाई, रात के 1:30 बज रहे हैं, टाइम दिख रहा होगा ना आपको। तो रात के भाई 1:20 हो रहे हैं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, अब तो बेचारा गला भी थक गया मेरा, है ना। लगातार मैंने आई थिंक बोलना स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी है 1.5 घंटे की, है ना। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है 11 बजे और अभी 1:20 यानी लगातार 2.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, है ना। अकेला अकेला खुद से बात कर रहा हूँ रूम में भाई। देख लो, पागल नहीं हो गया मैं? पागल तो नहीं हुआ ना? इतना पढ़ा है, पागल कैसे सोचता हूँ? आपका टीचर हूँ मैं, टीचर नहीं बड़ा भैया हूँ, ठीक है ना। कभी मेरे को टीचर सर नहीं बोले, क्योंकि मैं ज़्यादा एज ज़्यादा भी नहीं है ना। मैं भी जस्ट ये तो बताऊंगा नहीं, फिर भी बस आपकी एज से ही 1-2 साल बड़ा हूँगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को भैया बोल सकते हो, ठीक है। नाम बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है ना, नाम बताऊंगा फिर कभी, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट, बाय बाय।